Very good morning, my dear students. Welcome to your channel CCI Career Maker, and this is your mentor Nayan Mittal. I hope आप सभी घर पे बहुत अच्छे से सेफ और हेल्दी हो और सॉल्यूशन चैप्टर आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरीके से कर लिए होंगे और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे क्वेश्चन। तो बच्चों, आज अपन यहाँ पर एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है बच्चों। सो प्लीज मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में। और अपन चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं आज है वो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों ध्यान देना, आज जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जैसे कि आप सभी को पता है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे ना केमिस्ट्री के अंदर। मतलब किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को अपन जनरेट कर सकते हैं इन द बाय द केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस के बारे में होती है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से बोल सकते हैं अपन, सिंपल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम आपको सिंपल पता लग गया यहाँ पर कि इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन। या तो क्या होगा, या तो अपन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे, या फिर बच्चों क्या हो सकता है कि अपन केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। दो ही ऑप्शंस होंगे अपने पास, या तो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन जनरेट केमिकल रिएक्शंस और वी कैन बोल सकते हैं फॉरवर्डेड द केमिकल रिएक्शन, वेयर एज by the help of chemical reaction we can also generate electricity for the various processes जो अपने नेचर में होती हैं। सो बच्चों अब ध्यान देना कि अपन ऐसे लास्ट चैप्टर में अपने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर भी देखा था कि किस तरह से अपन चैप्टर का ओवरव्यू कर रहे थे कि सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर देखे जाते हैं। सो यहाँ पर ध्यान देना, पहले मैं इस चैप्टर का आपको सिनॉप्सिस लिखूंगा। सिनॉप्सिस मीन्स होती है कि व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कि आप लोग क्या इस चैप्टर में डील करने वाले हो, इस चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में आपको पता लगने वाला है और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें अराइज होंगे। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और कोई भी इसको मिस ना कर पाए। सो बच्चों ध्यान देना, तो पहले मैं इसके बनाता हूं सिनॉप्सिस। अगर मैं इसके सिनॉप्सिस देखेंगे तो देखना इसके सिनॉप्सिस में देखिए, सिनॉप्सिस में देखेंगे तो सबसे पहले अपन को पता लगना हो, यहाँ पे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन टू टाइप्स के सेल्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर सिनॉप्सिस लेता हूं मैं, तो इसके अंदर अपन टू टाइप्स के सेल्स पढ़ेंगे इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन टू टाइप्स ऑफ सेल्स लेते हैं। यहाँ पे दो तरह के ही पढ़े जाते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छी तरह समझना, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन पूरे चैप्टर में मेनली इन दोनों चीजों से डील करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो बच्चों यहां पर आपको पहली बात तो इन वर्ड को देख के समझना है, जहां पर केमिकल आ जाए मतलब कि यहां पर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर बनती है। वेयरएज अगर यहां पर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, from electrical energy to chemical energy। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन ने दो टाइप के सेल्स पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक एक इलेक्ट्रोकेमिकल पढ़ने अपन को। केमिकल नाम से ध्यान रखना कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, तो वेयर एज ऑन द अदर हैंड दूसरा सेल क्या होगा कि फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारी रेफरेंस बुक्स जो होती हैं इस चैप्टर को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती है। मतलब वहां पर एक कंप्लीट अच्छी तरह इनका स्केड्यूल नहीं रहता है इस चैप्टर को पढ़ाने का। वेयर एज अपन यहाँ पर जो होता है, मैं
आपको यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा सा इजी पोर्शन है, और अगर आप उसको जान लेते हो तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जबकि और सब जगह आपको रेफरेंसेस बुक्स में आपको इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल जो होता है वो पहले दिखाई देगा, बट अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और सेकंड नंबर पर अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। अब ध्यान देना, अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर अपन कुछ बेसिक टर्म्स, मतलब या तो बोल सकते हैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद अपन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो टाइप्स की कंडक्टेंस पढ़नी है, एक होगी मेटेलिक कंडक्टेंस, एक लिखेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस, एंड अदर वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सबसे पहले अपन कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बाद मेटेलिक कंडक्टेंस, देन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। उसके बाद अपन यहां पर पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो बट यहां पर थोड़ा सा रोल है उसका, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड लास्ट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ। इसको बच्चों अभी से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोलराउस लॉ के अंदर सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस अराइज होते हैं। वैसे ये पूरा ही न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वाला, इसलिए आपको जल्दी कराया जा रहा है वाला, क्योंकि आप अभी प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आए हो जहां पर सॉल्यूशन में भी न्यूमेरिकल्स अपन ने काफी सारे डील करे थे बच्चों। तो सिमिलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर भी ये जो टर्म्स अपन पढ़ेंगे, ये जो चीजें पढ़ेंगे, इनके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज ज्यादा पूछी जाती है। अब बात आती है अपने सेकंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि बोर्ड्स के अंदर काफी चीजें आती हैं इसमें, और कंसेप्ट वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इस पे इसका पोर्शन जो है। तो ध्यान देना, इसमें पहला जो अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, सबसे पहले अपन को जानना होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेनली होता क्या है, इसमें अपन क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। पता लग गया केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनने वाली है। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। मेनली पहले इसमें डेनियल सेल के बारे में पढ़ा जाएगा बच्चों, पहले डेनियल सेल लिखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक डेनियल सेल नहीं पढ़ा जाएगा। इस डेनियल सेल को अपन क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इस डेनियल सेल को अपन गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। इस डेनियल सेल की हेल्प से अपन यहां पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखेंगे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको अपन शी के नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, शी, SHE। पहला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मानी जाएगी SH और E, शी। उसके बाद अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट नर्नस इक्वेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, नर्नस इक्वेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट पूछा जाता है बहुत बार। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पर फेराडेज लॉ, वहां पे कोलराउस लॉ था, यहाँ पर फेराडेज लॉ पढ़ेंगे। दो फेराडेज लॉ हैं, फेराडे फर्स्ट लॉ एंड फेराडे सेकंड लॉ, ठीक है। और लास्ट में यहां पर अपन पढ़ेंगे कुछ बैटरीज, बैटरीज यहां पे पढ़ी जाएगी, यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और एक फ्यूल सेल। एंड इसके अंदर ही अपन लास्ट में एक टॉपिक भी पढ़ लेंगे कोरोजन, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो काफी बार, बट यहां पर थोड़ी सी डिटेल और कुछ नए चीजें समझेंगे कोरोजन के बारे में। तो बच्चों आपको इस चैप्टर के अंदर इन चीजों से मेनली डील करना है। और ये वाला जो पोर्शन था ये न्यूमेरिकल पोर्शन था, नर्नस इक्वेशन का जो था ये न्यूमेरिकल पोर्शन है बच्चों, ये वाला न्यूमेरिकल पोर्शन है।
तो आप सभी को पता लग गया होगा कि अपन इस चैप्टर में इन नामों से परिचित होने वाले आने वाले टाइम पर हम लोग यही चीजें आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी तरह डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज आप सभी फटाफट से सिनॉप्सिस की एक टेबल बना लीजिए, क्या क्या चीजें हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले मैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाऊंगा पर, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से भी हैं, चाहे बायोलॉजी बैकग्राउंड से भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इजी कर लेते हैं, अपने बेसिस पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसलिए ये जो चैप्टर है, अगर स्टार्टिंग में नहीं कुछ अच्छे पोर्शन से करा देते हैं तो उनको चैप्टर में मजा आने लगता है और वो अच्छी तरह चैप्टर को पढ़ सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद अपन ये पढ़ने वाले हैं। तो कोई दिक्कत बच्चों, फटाफट इसको नोट कर लेना, फटाफट जल्दी करिए। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया यहां पर। अब मैं फर्स्ट हेडिंग डालूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ध्यान देना, सबसे पहले लिखेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, प्रोडक्शन की जा रही है कुछ ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के, मतलब कि कुछ ऐसी प्रोसेस जिनमें अपन लोग कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, नेचर में वो अपने आप प्रोसेसेस हो रही हैं, और उन प्रोसेसेस के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है उसको अपन हेल्प में ले रहे हैं, मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली जा रही है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। बहुत अच्छी तरह समझना, एक होता है स्पॉन्टेनियस बच्चों, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए स्पॉन्टेनियस में अपना कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप ही होगी, इसको अपने आप ही होती है रिएक्शंस, मतलब नेचर में अपने आप ही होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस जिनमें अपनी हेल्प होती है, ये अपन बोलते हैं मैनुअल होता है, ये अपन लोग करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं इन प्रोसेसेस को कंट्रोल। अपन लोग चाहेंगे तभी वो चलेंगी, अपन लोग चाहेंगे तभी वो रुकेंगी। बच्चों बहुत अच्छी तरह पॉइंट को समझना कि अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो देखना, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द branch of chemistry it is a branch of chemistry in which electricity generated in spontaneous processes are used to move non-spontaneous processes or we can say reactions, और reactions भी बोल सकते हैं, hence to generate electricity. It is called electrochemistry. ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन अपन यहां पे लिख ली है कि ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको अपन हेल्प कर रहे हैं, मतलब उसके हेल्प से अपन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और रिएक्शंस को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं ताकि वो रिएक्शंस आगे मूव हो सके और उनसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, मतलब कंसेप्ट ही एक सिंपल सा कि अपन करने क्या वाले हैं, क्या होती है एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर पढ़ लिया जाता है, सब चीज होती है, बट बच्चों को पता ही नहीं आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली में होती क्या है। सो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में अच्छी तरह बताया गया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअली में होती क्या है। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद अपन बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पहले में
हेडिंग डाल लेना बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या लिखोगे डेफिनेशन? दो सेल्स in which those cells in which electrical energy is converted into chemical energy. Such cells are called electrolytic cell. Such cells are called electrolytic cells. ठीक है बच्चों, ध्यान देना बहुत अच्छी तरह। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, और उन सेल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब इसके अंदर पढ़ेंगे अपन सब इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स। लिखना बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके बहुत बार, फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, यहां पर भी आप एक बार पढ़ लोगे, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखिए, बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपके पास चार चीजें आती हैं, और उन चार चीजों से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे कि वो चार चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी होती है बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस की बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, रेजिस्टेंस क्या होता है नहीं पता अब तक भी। सेकंड यहाँ पे पढ़ेंगे अपन रेजिस्टिविटी। इनके सिंबल्स भी साथ साथ लिख रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर होता जाए चीजें। थर्ड कंडक्टेंस। अब देखिए, अब बच्चों को दिक्कत आती है कंडक्टेंस में कि सर कंडक्टेंस का सिंबल कोई तो बोलता है सी, कोई बोलता है जी, बट अपन यहां पर सी लेके चलेंगे बच्चों। कंडक्टेंस का सिंबल सी, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, सी लेके चलेंगे। कहीं कहीं जगह आपको जी भी मिलता है, बट अपन इसको सी से ही मानेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। जिसको अपन कप्पा के नाम से इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कप्पा। के का होता है और इसको कप्पा बोला जाता है। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स में चार ये टर्म्स अपन को पढ़नी है, और इन चार टर्म्स के बाद अपन बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारी और भी टर्म्स को जनरेट कर पाएंगे। जैसे कि सेल कांस्टेंट पढ़ना है अपन को आगे जाके, मोलर कंडक्टिविटी पढ़नी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़नी होती है। तो ये सब चीजें अपन इसमें ही पढ़ने वाले हैं। बट अभी आपको पता लग गया कि मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है बच्चों? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। आई होप कि आप सभी नोट कर रहे होंगे लगातार इस चीजों को, और बहुत अच्छी तरह समझ में आ भी रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते रहें। तो अपन पहले फर्स्ट बढ़ते हैं इसमें रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस। एक एक चीज बहुत अच्छी तरह समझाई जाएगी आपको। देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है मेनली, आप सपोज करिए कोई रोड है, और इस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा व्हीकल्स हैं, मतलब क्राउड बहुत ज्यादा है, और आप अपना व्हीकल भी लेके जा रहे हो। तो आप अपने व्हीकल को इतनी जल्दी से उस रोड पे मूव नहीं करा पाओगे। क्यों नहीं करा पाओगे बच्चों? क्योंकि वहां पर पहले से इतना क्राउड है, और उस क्राउड के कारण आपका व्हीकल मूव नहीं कर पाएगा। वो आपको बार बार में रोकेगा, मतलब आपको बार बार में ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपके बीच में आएगा। तो यही होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी वायर का कोई रेजिस्टेंस होता है, किसी भी चीज का कोई रेजिस्टेंस होता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा वो उन चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। वायर के अंदर क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस जो होता है उस करंट को रोकने का काम करता है, मतलब उस करंट का जो फ्लो होता है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करता है। तो बच्चों, मैंने एक एनालॉजी से इसको आपको समझाया था, ध्यान देना बहुत अच्छी तरह, कि आप खाली रोड पे जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छी तरह चल पाओगे, बट अगर आप यहीं पे किसी क्राउडेड रोड पे जा रहे हो तो आपको जो मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रैक्ट होगा। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है रुकना, बार बार में रुक कर चलोगे आप। सिमिलरली रेजिस्टेंस, अगर उस वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट तेजी से फ्लो कर देगा, तो उसका मतलब नहीं है, बट रेजिस्टेंस होना चाहिए वायर के अंदर, ताकि करंट एकदम से फ्लो नहीं हो, शॉक नहीं लगे, शॉर्ट सर्किट नहीं हो सके, बहुत सी चीजें ओवरलोडिंग नहीं हो सके। तो रेजिस्टेंस इसलिए जरूरी है ताकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत अच्छी तरह, मतलब जितनी अमाउंट चाहिए उतनी अमाउंट में चलता रहे। तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी
It is a property which obstruct the flow of electric current. It's called resistance. It's called resistance. सिंबल क्या है बच्चों? R. R इसका सिंबल, ठीक है। R क्या होता है इसका सिंबल। इसकी SI यूनिट ध्यान देना, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इज ओम, या फिर आप इसको सिंबल में ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं ओम। क्लियर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम। सिंबल बता दिया है, रेजिस्टेंस क्या होता है वो बता दिया गया है, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें नेक्स्ट जो आएगा उसको पढ़ेंगे अपन रेजिस्टिविटी। ध्यान देना, ये फर्स्ट था। सेकंड पढ़ेंगे बच्चों अपन रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का सिंबल रो। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है ध्यान देना, मेनली क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है, मैंने इसलिए इसको नहीं समझाया था ऊपर, रेजिस्टेंस के केस की चीज डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे रेजिस्टिविटी पे आते तब समझ में अच्छा आता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, क्या है उस लेंथ, क्या है उस कंडक्टर की, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, या बोल सकते हैं एरिया पे कंडक्ट डिपेंड करता है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ध्यान देना, आप ध्यान देना, आर जो होता है आर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आप ध्यान ऐसे ध्यान देना, ये लेंथ होती है और ये एरिया, आप इसको ऐसे समझना, आर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कंडक्टर। लेंथ के यूनिट कैसे याद रखोगे? मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, या आप सेंटीमीटर में ले सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो एरिया भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। अब क्या होता है, इस प्रोपोर्शनल का साइन जैसे हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं रो, और रो क्या अपना रेजिस्टिविटी। तो रो एल अपॉन ए अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया है बच्चों। तो ये अपना एक फॉर्मूला भी बनता है, ध्यान देना, ये अपना एक फॉर्मूला भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट करना है। मैंने इस चीज को ऊपर क्यों नहीं समझाया, क्योंकि मुझे रेजिस्टिविटी समझानी थी। अब आ गई अपनी रेजिस्टिविटी, ध्यान देना, ये आ गई अपनी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी जो होती है इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस इफ, ध्यान देना, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर is equal to resistance of conductor if क्या करेंगे, अगर लेंथ भी 1 बोल दी जाए 1 मीटर और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर, समझना अच्छी तरह, लेंथ भी 1 मीटर बोल दी गई है, एरिया भी 1 मीटर बोल दिया गया है, तो आर क्या हो गई है, रो के इक्वल हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया भाई। इफ लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर आर यूनिटी, क्लियर। यूनिटी मतलब सिंगल सिंगल 1 यूनिट होती है, ये 1 यूनिट, तो इसको यूनिटी बोल दिया गया है। अगर लेंथ और एरिया दोनों किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो R क्या हो जाएगी? देन R इज इक्वल टू रो, R इज इक्वल टू रो। कोई दिक्कत बच्चों इस पे? कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं, कोई दिक्कत आनी चाहिए। रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम, बट रेजिस्टिविटी की यूनिट जो है आपको याद करनी पड़ेगी, क्या होगी रेजिस्टिविटी की यूनिट? बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, अगर मीटर में ले रहे हैं तो ओम मीटर इनवर्स, और अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यहां से निकाल भी सकते हैं, देखिए ओम मीटर
रो, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, इसकी यूनिट क्या होती है ओम। तो 1 मीटर से मीटर गया, ये यहां पर गया, रो अपॉन एम आ गई है, तो इसको मीटर को यहां ले गए तो क्या आ जाएगी ओम मीटर, ये यूनिट आ गई है रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, या फिर इसको अपन सिंबल में लिखेंगे तो ओम मीटर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक रही हो, मतलब इतना ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होती है ओम। ठीक है, मैंने बताया रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। लेंथ एरिया मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डाला मैंने आर इक्वल टू रो कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल में से हटा के क्या वैल्यू कांस्टेंट आई है रो। अगर लेंथ और एरिया दोनों की वैल्यू में 1 1 कर दूं तो आर इक्वल टू रो हो जाएगा। अगर आर इक्वल टू रो हो जाएगा मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। लीजिए भाई, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो गई है, आर इज इक्वल टू रो हो गया है, यूनिट निकालिए तो ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई है। कोई दिक्कत, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की यूनिट अब तक कोई भी मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो टॉपिक हो गए हैं, आई होप आप नोट भी करते जा रहे होंगे लगातार, इन चीजों को अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पे, ध्यान देना थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं अपन लोग इसकी, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है कंडक्टेंस। आपको अब तो ये बहुत इजी लगने लगेगी कंडक्टेंस। मैंने किससे बताया था आपको, सी से। बहुत जगह आपको किससे मिलेगा, जी से भी मिलेगा, लेकिन आप लोगों को इसको किससे समझना है बच्चों, सी से ही समझना है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी तरीके से बहुत आराम से पढ़ेंगे, सब चीजें देखेंगे। कंडक्टेंस की सिंपल डेफिनेशन आपको ज्यादा यहाँ पे याद नहीं करनी है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, नाम से समझ आ रहा है, एंड्स आ रहा है एंड में, तो रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल हो जाएगी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये किसकी रेसिप्रोकल है बच्चों, रेजिस्टेंस की। और साथ साथ कंडक्टेंस को अपन ये भी बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छा कंडक्टर हो सकता है, उतना अच्छा फ्लो भी हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि अपन रेजिस्टेंस का अपोज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस की जो अपन इसकी जो फॉर्मूला बनाएंगे कंडक्टेंस का, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, C इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, इसका आ गया फॉर्मूला। अब ध्यान देना, आर की अगर यूनिट ओम है, आर की अगर यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान देना, C इज इक्वल टू 1 अपॉन ओम, 1 अपॉन ओम। तो इसका मतलब आ गया, या तो ये बोल देंगे ओम इनवर्स, या फिर इसको बोलते हैं साइमन। ये साइमन जो था एक साइंटिस्ट का नाम था, इसका मतलब था ओम इनवर्स। या फिर इसको बोल सकता हूं मैं, इसको रिवर्स कर दो, MHO, मो। बहुत इजी तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यहां समझना टेंस का नाम आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस आर थी तो कंडक्टेंस 1 अपॉन आर हो गई है। आर की मैंने पहली बताई थी, जो आर की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। तो मतलब इसकी जो ऐसा यूनिट हो गई है 1 अपॉन आर, 1 अपॉन ओम। ओम को ऊपर लेके गए तो ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को अपन साइमन ही बोल सकते हैं बच्चों, या फिर मो बोल सकते हैं। ध्यान रखना दोनों तीनों इसकी यूनिट हो सकते हैं, कोई भी यूज करना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट उसमें बढ़ते अपन आगे कंडक्टिविटी। नेक्स्ट बढ़ा जाता है इसमें कंडक्टिविटी के ऊपर, ध्यान देना कंडक्टिविटी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए भैया, कंडक्टिविटी पे आ गए अपन, के। किसके ऊपर आ गए, कंडक्टिविटी। क्या सिंबल है, के मतलब कप्पा। क्लियर। कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी, टीवीटी, ये आ गया, समझ गए। क्या लिखोगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या था बच्चों, रो। बहुत इजी तरीके से समझाया जा रहा है, आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो क्या हो गया, के की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 अपॉन रो के इक्वल। क्लियर भाई, के की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, 1 अपॉन रो के इक्वल हो गई है। और अगर रो की यूनिट क्या होती थी, ओम मीटर, इसकी वैल्यू होती थी ओम मीटर, तो अपन इसकी अगर ऐसा यूनिट निकालें तो कप्पा की वैल्यू क्या गई है, 1 अपॉन ओम मीटर। और अगर इसकी वैल्यू 1 अपॉन ओम मीटर आई है तो क्या लिखूंगा मैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, साइमन
मीटर इनवर्स, क्लियर, या फिर मोह मीटर इनवर्स। और बाद 3-3 यूनिट्स बना लिए अपन लोगों ने, हर चीज की 3-3 यूनिट बनाई जा रही है यहाँ पे। ओम इनवर्स, साइमन, मोह, यहाँ पर ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स और मोह मीटर इनवर्स बच्चों, क्लियर। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल ये बता दिया गया था, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल ये बता दिया गया, रेजिस्टिविटी। अब क्या होता है बच्चों, यहां तक तो अपन लोगों को सब चीजें क्लियर है। अब मैंने बताया था कि ये 4 डेफिनेशन बेसिक टर्म हो गई है, इसके बाद अपन लोगों को बहुत सारी चीजें इनसे बनानी है, मतलब बहुत सारी चीजों को अपन को इनसे जनरेट करना होगा, फॉर्म बेस बनाने होंगे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 4 फॉर्मूले अब तक बन चुके हैं भाई, ध्यान देना, यहाँ पर 4 फॉर्मूले अब तक बना चुके अपन लोग। जैसे कि पहला फॉर्मूला था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, और यहां पर फिर मैंने एक फॉर्मूला बना दिया C इक्वल टू 1 अपॉन R। ये फॉर्मूला भाई इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। यहाँ पर कप्पा का बना दिया K इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब क्या होता है, जैसे अपन को पता है, मैंने बताया था कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला बताया था भाई, बताया था कि नहीं भाई, बिल्कुल बताया था कि R रेजिस्टेंस, रो जो होती है रेजिस्टिविटी, एल फॉर लेंथ, ए फॉर एरिया। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल या बोल सकता हूं, जैसे C इज इक्वल टू 1 अपॉन R है, तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन C भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर C इज इक्वल टू 1 अपॉन R है तो R को यहां ले गए, C को यहां पे लिया है, तो C इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 अपॉन C। सिमिलर इन दिस पैटर्न रो इज इक्वल टू 1 अपॉन K हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया भाई, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन K भी हो गया। बहुत अच्छी तरह समझना, जैसे यहां पर C इज इक्वल टू 1 अपॉन R है तो R भी 1 अपॉन C हो सकता है, यहाँ पर K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो है तो रो भी 1 अपॉन K हो सकता है, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, R की वैल्यू ला दी अपन ने 1 अपॉन C, रो की वैल्यू अपन ने ले ली है 1 अपॉन K, और L अपॉन A अपना ऐसे कैसे रख दिया है, ठीक है भाई, रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है, इसको यहां पर ले आओ और इसको यहां पर ला दो, इसको यहां पर और इसको यहां पर, तो क्या बन गया, K इज इक्वल टू C L अपॉन A, और ये बन गया अपना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला KCl अपॉन A। कैसे याद करोगे आप इसको, एक KCl अपॉन A, K इज इक्वल टू CL अपॉन A। K मतलब होता है कंडक्टिविटी, C मतलब कंडक्टेंस, और ये जो L अपॉन A है बच्चों, यहां पर ध्यान देना, ये नई टर्म बन के आई है, ये L अपॉन A को बोलते हैं अपन सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, सेल कांस्टेंट। इस सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है उसको क्या बोला जाता है, L अपॉन A, और इसको किससे डिनोट किया जाएगा बच्चों, G स्टार से, ठीक है, इसको G स्टार से डिनोट करेंगे अपन लोग। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको, जैसे कि मैंने सबसे पहले अपन ने रेजिस्टेंस देखा था, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखा दी गई है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लिया है, उसके बाद रेजिस्टिविटी देखा गया, यहां से एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया होगा। इसके बाद कंडक्टेंस देखी गई थी, कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल, यूनिट अपन ने बना ली है। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल, यूनिट अपन ने फॉर्म कर ली थी, तीनों यूनिट बन गई थी, ठीक है। और इन सारे चारों बेसिक टर्म्स के ऊपर अपन ने एक नया फॉर्मूला बनाया कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अगर मैं R की वैल्यू 1 अपॉन C, यहां से मैंने R की वैल्यू 1 अपॉन C लिखी है, यहां से मैंने रो की वैल्यू 1 अपॉन K, इस K को यहां पे लिया है, C को यहां पर ले गए, तो KCl अपॉन A, पता है K मतलब कंडक्टिविटी, C मतलब कंडक्टेंस, और L अपॉन A मतलब सेल कांस्टेंट। तो यहां पर एक अपन को नया टर्म भी मिला है और एक नया फॉर्मूला भी मिला है बच्चों। सो ध्यान रखना, सेल कांस्टेंट 5th नंबर डाल के आप लिखोगे। 5th डेफिनेशन पे आ चुके हम लोग, एक बार 5th डेफिनेशन पे आ गए। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, it is a ratio of length to area of conductor, it is a ratio of length to area of conductor। तो ध्यान देना, सेल कांस्टेंट किससे डिनोट किया गया था, G स्टार से, ठीक है भाई, G स्टार से इसको डिनोट किया है, फॉर्मूला देखेंगे तो G स्टार की वैल्यू आ गई अपनी L अपॉन A, एक तो ये लिख दिया फॉर्मूला। अब मैं जो फॉर्मूला अपने लास्ट लिखा था उसी फॉर्मूले से मैं एक चीज जनरेट करने वाला हूं, यहां पे ध्यान देना। क्या हो रहा था बच्चों, KCl अपॉन A बन रहा था, K इज इक्वल टू C L अपॉन A बना रहे थे अपन लोग, ठीक है भाई, बना रहे थे। अगर मैं K ऐसे कैसे रखूं, C की वैल्यू लिख दूं 1 अपॉन R, कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, और इसको लिख दिया G स्टार, ठीक है भाई, इसको क्या लिख दिया गया, G स्टार। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा KR मतलब कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, क्या बन गया है, G स्टार आ गया है,
बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि k की जगह k ही रखा है, c की जगह 1/r और l/a की जगह g स्टार। तो g स्टार यही की है, r को आप यहां पे ले गए हो तो k r मतलब कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस कर दिया गया है। तो क्या बना है अपना एक सेल कांस्टेंट का और फॉर्मूला, एक तो ये बन गया था अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला l/a सिंपल फॉर्मूला, एक ये बन गया। अब अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कंडक्टिविटी की जगह अपन रेजिस्टिविटी रख के देखें और सी ऐसे कैसे रखें, तो एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। तो कंडक्टिविटी की जगह रखा है 1/रेजिस्टिविटी, सी ऐसे कैसे, या सी की जगह भी आर रख सकते हो 1/r और ये जी स्टार, ठीक है। तो क्या हो गया ये r/रो इज इक्वल टू जी स्टार, एक ए बन गया है, ठीक है। आप इनसे नए नए फॉर्मूले बना रहे हो बच्चों। अब अपन ने एक बार सी की वैल्यू रख के देख लिया है, एक बार दोनों की वैल्यू, अब एक बार अकेली के की वैल्यू रख के देख लेते हैं। के होता है 1/रो, ठीक है। सी की वैल्यू सी ही रखते हैं और ये जी स्टार, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर G इज इक्वल टू 1/c इंटू रो, ये आ गई अपनी जी स्टार की वैल्यू। ध्यान देना सारे टर्म्स आपको बता दिए गए हैं, टर्म्स कौन कौन से होते हैं यहां पर अच्छे से दोबारा से सुन लेना। C मतलब होता है कंडक्टेंस, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी ना। C यहां पर लिया है, C इंटू रो हो गया ये। R मतलब हो गया रेजिस्टेंस, रो मतलब होती है रेजिस्टिविटी, K मतलब कंडक्टिविटी, और जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट। तो ये हो गई अपनी इनकी बात सेल कांस्टेंट सारे टर्म्स की। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें मोस्टली समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या कैसे कैसे कब चीजें यूज करनी है, और बहुत सारे फॉर्मूले बना दिए गए हैं। इन सारे फॉर्मूले को बच्चों एक ही फॉर्मूला याद कर लो, उनसे आप सारी वेराइटीज ऑफ फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे भी क्वेश्चन की डिमांड होती है उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपन किसी भी तरीके का फॉर्मूला पर फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब अगर मैं एक बार आप लोगों को इन जो फॉर्मूले हैं इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखने वाले थे अपन, कि अपन एक दो क्वेश्चन अगर इनके ऊपर देखें तो ध्यान देना बच्चों। एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये एट है, एक देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या इसके। कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर केसीएल सॉल्यूशन हैज अ रेजिस्टेंस दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है, देन फाइंड सेल कांस्टेंट निकालना है। तो बच्चों बहुत इजी है, सेल कांस्टेंट निकालेंगे, इसमें रेजिस्टेंस गिवन है, बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हो आप। देखो बहुत इजी फॉर्मूला है, एक मोलरिटी दे रखी किसी सॉल्यूशन की, यूज करनी है तो कर सकते हो आप। ध्यान देना गिवन लिखने पहले, सबसे पहले क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर केसीएल सॉल्यूशन, मतलब मोलरिटी गिवन है। अभी अपन ने वो फॉर्मूले पढ़े नहीं है मोलरिटी वाले, फिर भी एक ट्राई कर लेते हैं, अगर बैठता तो ठीक है, अदरवाइज अपन अपने अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। 0.001 मोलर, ठीक है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1500 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है 1500 ओम रेजिस्टेंस है बच्चों इसका, ठीक है भाई। कंडक्टिविटी दे रखी है ऑफ 0.001, कंडक्टिविटी ये रही भाई 0.146 into 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एंड फाइंड सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, क्या निकालना है बच्चों अपन को, सेल कांस्टेंट निकालना है। लीजिए भाई सेल कांस्टेंट आराम से निकाल सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, K इज इक्वल टू CL/A, K इज इक्वल टू CL/A होता है। K की वैल्यू गिवन है, C इज इक्वल टू 1/R कर दो आप, K गिवन है 1/R कर दीजिए, और L/A को क्या बोलते हैं, G स्टार। लीजिए भाई ये अभी फॉर्मूले पढ़ने पड़े थे सारे, R गिवन है, K गिवन है, G स्टार निकालना है भाई। K की वैल्यू C को अपन को किसमें चेंज करना पड़ेगा, R में, क्योंकि अपन को R गिवन है। देख लीजिए K यहाँ पे ले गए हैं, इंटू R कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को यहाँ पर, G स्टार। तो K इंटू R करेंगे तो K की वैल्यू बच्चों 0.146, ये लीजिए 0.146 इंटू 10⁻³ ठीक है। रेजिस्टेंस 1500 में रख दिया है। G स्टार, आगे बढ़ेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं तो 10⁻³ है, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.146 इंटू 15
इंटू अपॉन ले जाएंगे 10, 10⁻1 है तो अपॉन ले जाएंगे 10। ठीक है, ध्यान देना ये 10⁻3 से 10⁻2 गया तो -1 रह गया और -1 को नीचे लिखा है 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे और आ गया 10⁻3 आ गई है। ये जी स्टार की वैल्यू है बच्चों, जी स्टार की वैल्यू आ गई है तो जी स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 146 इंटू 15, 146 इंटू 15 डिवाइडेड बाय नीचे 10⁻4 है, ये लीजिए लिखेंगे अब जी स्टार इज इक्वल टू 146 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आप लोगों का कंप्लीट, आप ही सॉल्व करना बच्चों इसको 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा यूनिट का क्लियर हो गया ना, सेंटीमीटर इनवर्स। एक पीछे आ जाता हूं अगर यूनिट का क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों को सेल कांस्टेंट पे आ जाता हूं बच्चों, एक ध्यान देना। ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू थी तो सेल कांस्टेंट में इसकी यूनिट मीटर लेंगे, इसकी मीटर स्क्वायर, तो मीटर अपन मीटर स्क्वायर करूंगा तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनती है, नोट कर लेने के बाद पीछे ऐसा यूनिट जो बनती है सेल कांस्टेंट की जी स्टार की वो बनेगी अपनी मीटर इनवर्स। क्लियर, या फिर अपन बोल सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा यूनिट में मीटर और अगर सीजीएस में तो सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब तक जितने फॉर्मूले पढ़े उनके ऊपर मैंने क्वेश्चन ट्राई करवा दिया आप लोगों को, इसीलिए कि ये सब चीज आपको गिवन है, ऐसे ऐसे आपको वैल्यूज को निकालना है, फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आगे बढ़ते अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है 20 पे नहीं, यहां पर आप बच्चों एक बार सुनिए। ये सारे क्वेश्चन अभी अपन को टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया है कि एक क्वेश्चन कैसा था, ये वाला जो क्वेश्चन कराया है इस क्वेश्चन के ऊपर तो आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन कराया है। इसमें फॉर्मूला आ गए सारे, सी का फॉर्मूला आ गया है, के अपन ने यूज कर लिया है, जी स्टार यूज आ गई है। तो आपको एक थोरली तो एक पता लग जाएगा कि अपन किस क्वेश्चनों से कैसे क्वेश्चनों से आप डील करने वाले हैं। बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इनके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं उनके पास वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो ध्यान देना, जो अपन आज अब इसके बाद जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं इससे पहले मैं आपको कोई दो बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा। यहां पर अपन पढ़ेंगे जो अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो बेसिक टर्म और होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टेंस, एक होता है मेटेलिक कंडक्टेंस और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। एक होता है मेटेलिक कंडक्टेंस और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ध्यान देना, एक मेटेलिक कंडक्टेंस और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place through the metallic conductor, through the metallic conductor। यहां पर मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखा है अपन ने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर इज नोन एज मेटेलिक कंडक्टेंस। उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, मेटेलिक कंडक्टेंस। अब ध्यान देना, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक कंडक्टर के अंदर से जा रहा है तो वो किन किन डिपेंड्स करेगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो लिखना फैक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट लिखना, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छी तरह लिख देना बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन द मेटल, इट डिपेंड्स ऑन द मेटल, किस मेटल का कंडक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर टेम्परेचर होगा तभी उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और जब भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करते रहेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है मेटेलिक कंडक्टर के अंदर से, तभी उसको क्या बोला गया है, मेटेलिक कंडक्टेंस बोला गया है। तो मेटेलिक कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों,
इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन द मेटल, और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर से, इसलिए मेटेलिक कंडक्टेंस। अब आते हैं अपन इससे साइड, दूसरी साइड पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर चीजें अच्छी हैं। यहाँ पर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है डिसोसिएशन करना किसी चीज का, डिसोसिएशन करना। डिसोसिएशन होता है तो आयंस फॉर्म होते हैं। जब डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे मानिए अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि NaCl डिसोसिएट हो रहा था कि नहीं, तो यहां पर एक आयन Na+ बना था और दूसरा Cl-। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इट फॉर्म्स आयंस, इट फॉर्म्स आयंस which are responsible for the which are responsible for the conductance, which are responsible for the conductance are called electrolytic conductors, are called electrolytic conductors। ध्यान देना, यहां पर अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में, यहां पर अपन पढ़ रहे हैं आयंस। यहां पर कौन फ्लो कर रहा है, आयंस फ्लो कर रहा है, और इन आयंस के कारण एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आयंस के कारण। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगा कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे अपन ने यहां पर लिखा था कि डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सिमिलर यहां लिखा जाएगा इट डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन, इट डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन, दैट इज डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा आयंस की फॉर्मेशन होती है। क्लियर बच्चों? सेकंड पॉइंट अगर मैं देखूंगा तो ये किस सॉल्वेंट के अंदर फ्लो हो रहे हैं, सेकंड बोलूंगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस नेचर के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, मतलब आयंस जो हो रहे हैं किस नेचर के ऊपर से जा रहे हैं। और थर्ड जो फैक्टर होता है सिमिलर टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर जो होता है टेम्परेचर। तो अच्छी तरह समझना, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो मेटेलिक कंडक्टेंस बोली जाती है। अगर आयंस का फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंस अभी अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या क्या चीजें मेनली पूछी जाती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फैक्टर्स लिखा दिए हैं, फटाफट कॉपी में नोट करते आना। और हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं इसी में, तो जल्दी हेडिंग डालना, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। बच्चों जल्दी डालना, टाइम की कमी है इसलिए क्वेश्चन भी कल ही हो पाएंगे। अब डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यहां पर लिखना मेटेलिक कंडक्टेंस और यहां पर लिखना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फटाफट इसके दो डिफरेंसेस हैं, जल्दी करते हैं। मेटेलिक कंडक्टेंस आपने देखा था कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्ट लिख लेंगे इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेचर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर लिखेंगे आयंस, इट डिपेंड्स ऑन द number of ions। अब क्या होता है, सेकंड मैंने बताया था दोनों के अंदर टेम्परेचर डिपेंड होता है, तो यहां पर लिखना इट
decreases with increase in temperature, with increase in temperature due to obstruction, अभी बताया था आपको obstruction मतलब रोकना, due to obstruction in the flow of electrons. यहां पर लिखना ये तो डिक्रीज हो गया है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अंडरलाइन करना, और यहां पर लिखना बच्चों इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature because जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी, ये बात पहले बता भी चुके हैं आप लोगों को, और जितने ज्यादा डिसोसिएशन उतने ही नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो जितना नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा उतना ही फ्लो होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो बच्चों ये था मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। आप लोगों को जल्दी जल्दी एक बार बता देते हैं आज क्या क्या चीज अपन ने देखी थी। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिनॉप्सिस कि क्या क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे किए जाते हैं। इसके बाद अपन ने देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में, 4 बेसिक टर्म्स पढ़े। देन अपन ने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डेफिनेशन फॉर्म में बनाए थे। इसके बाद कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के फॉर्म में पुट किए हैं, देखे गए हैं अच्छी तरह। सेल कॉन्स्टेंट एक नया टर्म बना था इन चारों से, और उसके बाद फॉर्म में बहुत सारे अराइज किए गए। मैंने यहाँ पे समरी फॉर्म में आपको सारे वर्ड्स भी लिख दिए थे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन ट्राई किया था एक, और लास्ट अपन ने मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा गया है कि मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती हैं और उनके बीच का डिफरेंस। सो बच्चों मुझे लगता है आज के लिए आप लोगों ने बहुत सब चीजें, नई चीजें सीख ली होंगी, और आई होप कि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ लगातार इस चैप्टर में बने रहोगे और अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहोगे। सो प्लीज घर पे पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।